बच्चों, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत आज मैं आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विषय में बताऊंगी कि शिक्षा में किस प्रकार से नई नई तकनीकियों का समावेश हो गया है और इससे हमारा जो प्रबंधन है वो अधिक प्रभावशाली बनता जा रहा है। निर्देशात्मक मनोविज्ञान ने अनेक निर्देशात्मक विधियों को बनाया और निर्देशात्मक अभिकल्प बनाए, जिससे कि अधिगम की जो प्रक्रिया थी उसको उसका प्रभावकारी प्रबंधन किया जा सके। मतलब कि जो हमारी सीखने की जो हमारी क्रियाएं हैं उनको हम कैसे उनको प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें। जो ये प्रक्रियाएं होती हैं उनको व्यक्ति के अनुसार लचीला बनाया गया, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता होती है और कोई एक विधि सभी जगह पर उपयुक्त नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों और परिस्थिति के अनुसार जो प्रक्रियाएं थीं उनको अधिक फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास किया गया। इनमें विकास व अनुसंधान को भी महत्व दिया गया और उससे संबंधित किया गया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 मुख्य जो तत्व हैं इसके वो इस प्रकार हैं। पहला है योजना अधिगम, दूसरा है व्यक्तिगत अनुदेशन व्यवस्था और कंप्यूटर का उपयोग। योजना अधिगम ये है हमारा कि सीखने के अंतर्गत हम किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य को सीखते हैं। योजना अधिगम शैक्षिक तकनीक में अन्य विकास के समान है। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य तकनीकियों का विकास किया गया, उसी तरीके से योजना अधिगम हम सीखने के लिए एक योजना बना लेते हैं। ये भी एक हमारी प्रक्रिया है और जिसके आधार पर सिखाने का प्रयास किया गया। योजना अधिगम में अधिगम सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षण अभ्यास में उनका व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आधारभूत सिद्धांत होते हैं और जब हमको समय और परिस्थिति के अनुसार उनका व्यावहारिक उपयोग करते हैं। निर्देशात्मक प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है। इसमें करके बच्चा खुद सीखता है तो वो सक्रिय रहता है, उसकी सहभागिता सक्रिय हो जाती है। इसमें तुरंत उसको फीडबैक प्राप्त हो जाता है, वो किस तरीके से सीख रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है, सीखने की गति क्या है, और उसको हाथ की हाथ अपना प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाता है कि उसने सही तरीके से सीखा और वो उसमें सुधार कर लेता है। व्यक्ति के कार्य की प्रगति उसी के संदर्भ में हो जाती है। जिस व्यक्ति में शारीरिक मानसिक क्षमता कितनी है उसी के अनुरूप उसकी उन्नति को देखा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है प्रोग्राम लर्निंग की कि इसमें विभिन्न प्रकार के फ्रेम बना लिए जाते हैं और शिक्षक की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये एक लर्निंग मशीन टाइप से होती है और उसमें रख कर के सूचनाएं दी जाती हैं, फ्रेम्स के अंदर रख के। वह फ्रेम सीखने पर अलग अलग तरीके से ये फ्रेम्स हमारे सरल से कठिन की ओर होते हैं और निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित होते हैं। जब छात्र किसी एक फ्रेम को सीख लेता है तो वो अगले चरण में अगले फ्रेम को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सीख लेना, अगले फ्रेम में चले जाना, तो यहाँ पर अगले फ्रेम में जाने के लिए सही करता है तो उसको प्रोत्साहन मिल जाता है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, फिर तभी ऐसी स्थिति में वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसे यहीं के यहीं फीडबैक प्राप्त हो जाता है। तो ये फ्रेम हमारे होते क्या हैं ये मैं आगे बताऊंगी। वैसे फ्रेम एक हमारे आधारभूत पदानुक्रमिक संगठन होते हैं और जो छात्रों के चिंतन के उपयोग
आते हैं, जिसमें मुख्य विषय तथा आवश्यक सूचनाओं से संबंधित होते हैं। फ्रेम एक तरीके से हमारे किसी बड़ी योजना से संबंधित छोटे छोटे उसके भाग होते हैं। इसको हम स्किनर के जो अधिगम के सिद्धांत है उसमें देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट था अधिगम स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत, वहाँ सब्जेक्ट किस तरीके से एक कठिनाई को, बाधा को पार करता है और दूसरी जो हमारी परिस्थिति है उसमें प्रवेश करता है। तो ये एक परिस्थिति को पूर्ण करना, उसमें सफलता प्राप्त करना, तो उससे वो संभल जाता है और सीख लेता है और उसको फीडबैक मिल जाता है, तो वो आगे की ओर अग्रसर होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा योजना अधिगम है वो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। उसी तरीके से वो त्रुटियों को अपने कम करता जाता है, आगे की ओर सीखता चला जाता है। ये शिक्षण की एक नई तकनीक है या कला है, जिसका उद्देश्य सही प्रतिक्रिया को या प्रतिक्रिया संकेतों को सीखना है और बालकों में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर। और दूसरा ये अधिगम का विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें सीखना चरणबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से आगे की ओर बढ़ता है। एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक वे में। ये होता क्या है, हमारा प्रोग्राम लर्निंग चरणबद्ध रूप से विकासशील शिक्षण विधि है, जिसमें सूचनाओं को और परीक्षण सामग्री या सीखने की सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में प्रयुक्त किया जाता है और छात्र को विभिन्न इन चरणों में से या स्तरों में से गुजरना होता है, तभी वह अगले स्तर पर पहुंचता है। तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जिस फ्रेम के बारे में मैं बता रही थी कि किस तरीके से फ्रेम को सीखता है, तो ये फ्रेम होते क्या हैं? ये फ्रेम आधारभूत पदानुक्रमिक संगठन है। पदानुक्रमिक क्या होते हैं कि एक क्रम होता है फ्रेम के अंदर, वो सरल से कठिन की ओर होते हैं। जैसे कि हम किसी कंसेप्ट को सिखाना चाहते हैं या हम किसी सीखने के सिद्धांत को सिखाना चाहते हैं कि सीखने का सिद्धांत है क्या, तो पहले फ्रेम के अंतर्गत सीखना क्या है, जब उसने सीखने को समझ लिया, दूसरे फ्रेम में सीखने का जो हमारा विशेषताएं हैं हम उसको बता सकते हैं। जब वो सीख लेता है तो सीखने का जो सिद्धांत है उसको हम बताएंगे, उसकी विशेषताएं अगले क्रम में, और अगले जो हमारी उसकी मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं सिद्धांत की। तो इस तरीके से अलग अलग जो फ्रेम्स हैं उसमें अलग अलग हमारी विषय सामग्री इकाइयों में विभक्त होती है, जिसको कि हम सीखते हैं। योजना अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। इसके अंतर्गत छोटे छोटे पदों का सिद्धांत कहा जाता है। पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे पदों में बांट करके पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्रम व्यवस्थित होने चाहिए, क्योंकि शुरू में सरल और धीरे धीरे उनमें जटिलता आती जाती है। तो ये स्टेप हैं, इनको एक व्यवस्थित क्रम में करके छात्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है एक्शन रेस्पॉन्स, हमारा क्रिया प्रत्युत्तर। ये एक प्रकार से तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि छात्र हमारा क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है। छात्र कार्य करने के लिए तत्पर किस प्रकार से रहता है कि जब जो पाठ्यक्रम का एक पार्ट उसको पढ़ने के बाद उससे नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है कि उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, वो उसके बारे में लिखे, जिससे वह कार्य करता है और सक्रिय रहता है। इमीडिएट कंफर्मेशन तीसरा, कि तुरंत उसमें हमें पुष्टि हो जाती है, तुरंत तात्कालिक पुष्टिकरण
का सिद्धांत कहलाता है कि हम यदि लिख लेते हैं तो क्या लिखा है, पहले वो करता है और सुनता है, एक फ्रेम के अंतर्गत उसने क्या सुना क्या सीखा उसे वो लिख लेता है, तो वो क्या लिखा इससे उसके ज्ञान की पुष्टि हो पाती है कि वो कितना सीख पाया। सेल्फ पेस, स्वयं गति, इसमें किसी चीज़ को सीखने के लिए एक निश्चित समय नहीं होता है। जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लिए समय निर्धारित कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समूह के सभी बच्चों को एक निर्धारित समय के अंतर्गत वो कार्य करना होता है, और जो कार्य कर लेता है तो हम उसके निष्पादन के आधार पर उसकी श्रेणी में उसको विभक्त कर लेते हैं, उसको कैटेगरी दे देते हैं कि वो किस प्रकार का है। लेकिन इसके द्वारा हम किसी प्रकार का उसको कैटेगरी उसके समय के आधार पर नहीं देते हैं। सीखने के लिए वो फ्री रहता है, वो किसी कार्य को कितनी देर में सीखता है, किस तरीके से सीखता है, ये उस पर निर्भर करता है, स्वयं परीक्षण हो जाता है उसका, और बालक अपनी गति से सीखता है। इसका उद्देश्य केवल उसको सिखाना होता है, उसमें कोई निर्धारित समय देना नहीं होता है, समय के आधार पर उसका कि हम जो मूल्यांकन है करें। इसके अलावा है छात्र का जो परीक्षण है, जब बच्चा सीखता है तो जो फ्रेम्स होते हैं उसे फ्रेम की प्रक्रिया में कैसे सुधार करना है, नहीं सीख पाता है तो हमें उसके जो फ्रेम्स के अंदर सामग्री होती है उसमें कुछ परिवर्तन करना होता है, तो उसके आधार पर फिर हम इसका छात्र का परीक्षण कर लेते हैं कि किस प्रकार की सामग्री उसको कैसे प्रदान करनी है। प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत जैसा कि इसका कंसेप्ट है कि छोटे छोटे फ्रेम बनाकर स्वयं ही सीखा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो फ्रेम होते हैं वो 3 प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो रेखीय अभियोजना है, दूसरी है मैथेटिक्स है, तीसरी है शाखीय। जो हमारी लीनियर प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ये ऑपरेंट लर्निंग पर आधारित, इसमें अध्ययनकर्ता हर सही अनुक्रिया को उचित पुनर्वलन दिया जाता है। अधिगमकर्ता धीरे धीरे इसके आधार पर अंतिम व्यवहार या लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। दूसरा है मैथेटिक्स प्रोग्राम, ये गिलवर्ड ने दिया था। पाठ्यवस्तु जो शिक्षक ने दी है वही पढ़े और अन्य पर ध्यान ना दे। इसमें जो चीज़ उसको आती है उसे अगली स्किल के लिए ट्रेनिंग दे दी जाती है। इसमें लर्निंग और ट्रेनिंग दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं। बच्चा सीखता भी है और नई नई स्किल को भी प्राप्त करता है, नए नए कौशल। ट्रेनिंग के अंतर्गत ये हमारा जो प्रकार है इसका प्रयोग किया जाता है। शाखीय योजना के अंतर्गत शाखीय अधिगम सीखने का इसका विकास क्राउडर ने किया था। इसमें जो हमारी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित ना करके पूरा जो हमारा टॉपिक है या कंसेप्ट है उसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक पद के लिए 3-4 विकल्प होते हैं। जैसे कोई चीज़ हमने सिखा दी, पूरा पैराग्राफ सिखा दिया और उसमें से हम क्वेश्चन उसमें ढूंढते हैं और उसके 2-4 विकल्प दे देते हैं, एक जिसमें प्रत्युत्तर उसका सही होता है। तो इस तरीके से पूरे टॉपिक को सिखाना और फिर उसमें से प्रश्न को देना और एक प्रत्युत्तर को उसको सही बता देना। यदि वो नहीं बता पाता है तो उसके लिए उपचारात्मक व्यवस्था की जाती है, तुरंत उसको वहीं पर करेक्ट किया जाता है, इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। और दूसरा, उसको चरण में तभी जाने दिया जाता है जब वो इस तरीके का उसका उपचार कर दिया जाता है। इस तरीके से अगले चरण में उसको अगले टॉपिक से संबंधित शिक्षण दे करके और छात्र को प्रश्न का सही उत्तर देना होता है। सही उत्तर देने पर वो अगले पद पर जाता है, उत्तर
देने पर वो उसको एक तरीके से वहाँ पर सही दे देता है, तो कोई रेमेडियल या उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार की अधिगम योजना की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। देखा जाता है कि मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांत के आधार पर लर्निंग बाय डूइंग इसके अंदर होती है। बच्चा स्वयं करता है, जैसे फ्रेम्स को वो एक उसकी लर्निंग मशीन टाइप की होती है, उसके द्वारा सिखाया जाता है। बच्चा सीखता है, आगे बढ़ता है, नहीं सीखता है तो उसी पर रह जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ देखें पत्राचार का प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पर पाठ्यक्रम इसी तरीके से सिखाया जाता है कि जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, फ्रेम्स बनाए जाते हैं, एक एक जो फ्रेम होता है उसको सॉल्व करता जाता है, उसमें क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसके आधार पर वो स्वयं में सुधार लाते हुए आगे के क्रम को सीखता है। इसके अलावा बच्चे को सीखने के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता है, वो खुद ही सीखता है, जैसे चाहे, जब चाहे, जिस गति से चाहे सीखता है। क्योंकि कुछ बच्चे तो काम को जल्दी कर लेते हैं और कुछ समय लेते हैं, तो उनकी अपने सीखने की एक गति होती है। जब हम सभी बच्चों को एक ही गति से सिखाने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा स्लो लर्नर होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इस तरीके की भावना जबकि वो बच्चा निष्पादन कर सकता है, लेकिन केवल गति की वजह से ये उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस प्रकार की जो योजना है वो हमारी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कि बच्चा अपने हिसाब से सीखता है। फिर है कि विद्यार्थी इसमें एक्टिव रहता है। जब वो एक फ्रेम को सीखता है और उस पर नोट्स बनाता है, फिर उसमें कितना क्या सीखा उसको सेल्फ एवेल्यूएशन कर लेता है। तो इस तरीके से उसका नोट्स बनाना, उसको कार्य को करना, अपने को समझना, इसमें क्रियाशीलता उसके अंदर बनी रहती है, क्योंकि सारा कार्य वह स्वयं करता है। शिक्षक की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, वो कोई सहायता नहीं करता है, इसमें वो स्वयं ही करता है और उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है। लेकिन इसकी साथ साथ कुछ कमियां भी देखने में आती हैं, जैसे कि इसमें जब हम फ्रेम बना लेते हैं, तो ये फ्रेमिंग का जो कंसेप्ट है, योजना हमारी व्यवस्थित है, उसमें दशाएं नियंत्रित होती हैं। नियंत्रित दशाओं में अधिगम होता है। केवल वो जैसे कि वो एक क्रम को पूरा कर लेता है, एक फ्रेम को पूरा कर लेता है, तो तभी अगले फ्रेम पर वो जा सकता है। उन्हीं के आधार पर, केवल फ्रेम के आधार पर सीखता है, उससे आगे या उसके बाहर नहीं कोई कार्य को करता है। इसलिए यहाँ निदानात्मक उपचार नहीं हो सकता है। और बच्चा समझ पाता है तो ठीक है, और नहीं समझता तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक किसी प्रकार की उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। और इसके अलावा इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य दो तरीके के होते हैं, एक तो उच्च होता है और एक होता है निम्न। निम्न की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन उच्च जो हमारा ज्ञान है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसमें क्योंकि एक फिक्स पैटर्न होता है, तो उसी के आधार पर उसको कार्य करना होता है। अब इसके आधार पर हम प्राथमिक स्तर पर तो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम हायर लेवल के एजुकेशन देने के लिए इस तरीके की निश्चित फ्रेमिंग के आधार पर उनको नहीं दी जा सकती है। सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं मिलती है, जैसे कि क्लासरूम में प्राप्त होती है। वहाँ पर क्या है कि जो हमारा शिक्षक है वो अपने छात्र की समस्यात्मक परिस्थिति होने पर उसको गाइड निर्देशन दे सकता है और फिर मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर संभव नहीं होती है। तो ये इसकी एक कमी और है।